हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे दो सदिशों के संयोजन की ग्राफी विधि और गणितीय विधि। हमने दो सदिशों को जोड़ना सीख लिया था ग्राफी विधि से और गणितीय विधि से। ग्राफी विधि की बात याद करो तो ग्राफी विधि बोलती है कि जिन दो सदिशों को जोड़ना है उनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहला सदिश खींचेंगे, पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचेंगे और पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश उन दोनों सदिशों के योग को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से अपन लोगों ने सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि देख ली थी। तो गौर फरमाइएगा, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके मध्य का कोण कितना है, थीटा। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करा, पहला सदिश खींचा, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचा, तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश इनके योग को प्रदर्शित करेगा। गणितीय विधि द्वारा हमने देखा दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण कितना आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैं इसको बोलता हूं कि दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाण पर तो निर्भर करता है जिनको अपन जोड़ते हैं, साथ साथ उनके मध्य के कोण बोले तो उनकी दिशा पर भी निर्भर करता है। और माना कि परिणामी सदिश ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो tan अल्फा बराबर क्या है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण तथा उसकी दिशा दोनों सदिशों के परिमाण पर तो निर्भर करती है, साथ साथ उनके मध्य के कोण अर्थात उनकी दिशा पर भी निर्भर करती है। तो अब अपन क्या करते हैं, थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए इनके योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण और उसकी दिशा निकालने की अपन कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इस थीटा के बारे में, जो थीटा क्या वाला है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण। तो गौर फरमाइएगा, जब दो सदिशों के मध्य का कोण देखना है, दो सदिशों के मध्य का कोण देखना है, तो दो सदिशों के मध्य का कोण देखना भी बहुत टफ जॉब है। थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे कि जिन दो सदिशों के मध्य का आपको कोण देखना है, आप उन दोनों सदिशों को प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए खींच दीजिए। दोनों सदिशों को, जिन सदिशों के मध्य का कोण आपको ज्ञात करना है, उन दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए दोनों सदिश को खींच दीजिए। अब दोनों सदिश के मध्य का, उन दोनों सदिश के मध्य का कोण क्या होगा, उन दोनों सदिशों के बीच का छोटा कोण, दोनों सदिशों को प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए खींच दीजिए। अब उन दोनों के मध्य का छोटा कोण ही उनके मध्य का कोण कहलाएगा। बाउंसर ही बाउंसर चले गए, समझ में कुछ भी नहीं आया। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अभी हाल फिलहाल मैंने क्या करा, दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए दोनों को खींच दिया। अब अगर मैं बोलता हूं ये कोण 30 डिग्री है, तो नो डाउट ये कोण कितना होगा, 330। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण कौन सा लिया जाएगा, जो उनके मध्य छोटा कोण होगा, बोले तो 30 डिग्री। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। हाल फिलहाल दोनों को भी मैंने क्या कर दिया, प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए खींच दिया। ये 120 डिग्री है और ये कितना है भैया, 240 डिग्री। तो दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए दोनों सदिशों को खींचा, तो उनके मध्य का छोटा कोण ही इनके मध्य का कोण कहलाएगा। अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण क्या माना जाएगा, 120 डिग्री। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये मान लीजिए 150 डिग्री है और ये कितना है, 210 डिग्री। दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण 150 भी है, 210 भी है,
लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण क्या होना जाएगा 150। तो यदि दो सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए उन्हें खींचा जाए तो उनके मध्य का छोटा कोण ही, न्यून कोण नहीं बोल रहा, छोटा कोण ही उनके मध्य का कोण कहलाएगा। तो गजब की बात अब देखिएगा, गजब की बात अब देखिएगा। ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अर्थात दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए मैंने बी वेक्टर खींच दिया, ये बी वेक्टर खींच दिया। अभी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दिशा समान है, तो इनके मध्य कोण कितना है 0 डिग्री। अब अगर मैं क्या करूं, इस बी वेक्टर को घुमाता जाऊं, घुमाता जाऊं, घुमाता जाऊं, तो अब अगर मैं इस बी वेक्टर को यहां से घुमाता जाऊं और यहां से घुमाकर मैं यहां ले आऊं, तो बी वेक्टर को मैं यहां लेकर आ गया, तो अब इनके मध्य का कोण क्या होगा, इनके मध्य का छोटा कोण, क्योंकि ये वाला कोण तो बड़ा है। ठीक, मैं बी वेक्टर को घुमाते घुमाते यहां ले आऊं, तो जब बी वेक्टर घूमते घूमते यहां आ जाएगा, तो जैसे बी वेक्टर को मैं ए वेक्टर से घुमाता जाऊंगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण बढ़ता जाएगा, और जब बी वेक्टर घूमते घूमते यहां पर आ जाएगा, तो अब इनके मध्य का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बी वेक्टर को और मैं घुमाता गया, बी वेक्टर को और मैं घुमाता जाऊंगा, तो पता लगेगा अब इनके मध्य का कोण 90 से भी ज्यादा हो गया। अब बी वेक्टर को घुमाते घुमाते यहां पर ले आया, तो इनके मध्य का कोण और बढ़ गया, और बी वेक्टर को घुमाते घुमाते मैंने ए वेक्टर के विपरीत कर दिया, ए वेक्टर के विपरीत कर दिया, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 180 डिग्री। अब अगर मैं बी वेक्टर को और घुमा दूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने 30 डिग्री से और घुमा दिया, तो ये वाला एंगल तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, लेकिन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अब 150 रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे ही बी वेक्टर को ए वेक्टर की दिशा से घुमाते घुमाता जा रहा था, तो इनके मध्य का कोण बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, यहां तक 180 हो गया, और घुमाया तो ये वाला कोण तो 210 हो गया, और ये कितना रह गया 150। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण 210 नहीं बोला जाएगा, 150 बोला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण क्या बोला कि यदि दोनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान रखते हुए खींचा जाए, तो उनके मध्य का छोटा कोण ही क्या कहलाएगा, उन दोनों के मध्य का कोण। तो जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, यहां तक बढ़ रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसके आगे इसको घुमाया, तो पता लगा अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण क्या होने लग गया, घटने लग गया, क्योंकि इसके बाद जैसे अपन घुमाएंगे ये वाला कोण तो बढ़ेगा, लेकिन ये वाला कोण घटेगा, और ये वाला कोण घटेगा 180 से कम हो जाएगा। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण इसको लिया जाएगा, और अगर मैं बी वेक्टर को यूं ले आऊंगा, तो अब इनके मध्य का कोण 90 रह गया, अब 60 रह गया, अब 30 रह गया, और जब बी वेक्टर इधर आ गया तो कोण 0 रह गया। इसका मतलब किन्हीं भी दो सदिशों के मध्य कोण, किन्हीं भी दो सदिशों के मध्य कोण कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर 180 तक हो सकता है। क्योंकि अगर आप बोले कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये इनके मध्य का कोण है, नहीं, क्योंकि ये वाला कोण इस वाले कोण से ज्यादा है, तो इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर का कोण नहीं बोला जाएगा, इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर का कोण बोला जाएगा। तो इन दोनों सदिश के मध्य मैक्सिमम कोण का हो सकता है जब ये दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो। बाकी अन्य स्थितियों में ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण हमेशा 180 से क्या होगा, क्या होगा, कम होगा। तो थीटा का मान 0 से कहां तक आ सकता है, 180 तक आ सकता है। तो अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि आपने बोला दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण इन दोनों सदिशों के परिमाण पर तो निर्भर करता ही करता है, साथ साथ इनके मध्य के कोण अर्थात इनकी दिशा पर भी निर्भर करता है। तो मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण तो सेम रखूंगा, लेकिन ये कोण अर्थात इनकी दिशा बदलता जाऊंगा और देखूंगा
कि इनके योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण कैसे बदलता है। तो आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा, प्राप्त होने वाला सदिश क्या है, आर वेक्टर। इसका हम क्या निकालना चाह रहे हैं, परिमाण। तो इसके परिमाण का सूत्र आया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और माना कि आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना गुण बनाता है, अल्फा। तो tan अल्फा का सूत्र क्या है, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। अब अपन थीटा के भिन्न भिन्न मान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जब a वेक्टर और b वेक्टर एक ही दिशा में है। तो फर्स्ट केस, जब a वेक्टर व b वेक्टर एक ही दिशा में हो, तो भैया लोगों अगर a वेक्टर और b वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, a वेक्टर और b वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, तो जनाब इनके मध्य कोण कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। cos थीटा, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 और sin थीटा, sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो अब अपन बात करेंगे दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण। क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। और भैया जब ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से हट जाएगा, अर्थात ये क्या बन जाएगा, a प्लस b। अरे भैया लोगों ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और ये क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब जब दो सदिशों की दिशा समान हो तो इनके योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण इन दोनों सदिश के परिमाण के बराबर आ गया। गौर फरमाइएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग का मापांक ए का मापांक और बी प्लस बी का मापांक हमेशा नहीं होता। ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का मापांक बोले तो परिमाण किसके बराबर आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये कब कन्वर्ट हुआ, जब थीटा बराबर 0 है। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ए बोले तो ए वेक्टर का परिमाण और बी बोले तो बी वेक्टर का परिमाण। इसका मतलब क्या है, जब दो सदिशों की दिशा समान होगी तो उनके योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होता है। अर्थात जब दिशा समान हो तो परिणामी सदिश का परिमाण निकालने के लिए इन दोनों के परिमाण सीधे सीधे जोड़ दो। और गजब की बात पता है, cos 0 की वैल्यू a, जो कि cos का कौन सा मान है, अधिकतम मान। गौर फरमाइएगा, साइन और cos दो ऐसे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जिनकी वैल्यू -1 से कभी भी कम नहीं होगी और +1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगी। गौर फरमाइएगा, मैंने साइन और कॉस के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा। यह कोण कितना भी हो, 1 लाख डिग्री हो, 10 करोड़ डिग्री हो, 10 खरब डिग्री हो, -100 करोड़ डिग्री हो,
लेकिन इस साइन की वैल्यू कभी भी माइनस एक्स से कम नहीं होगी, प्लस एक्स से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह से कोण कुछ भी हो, कोस का मान कभी भी माइनस एक्स से कम नहीं होगा और कभी भी प्लस एक्स से ज्यादा नहीं होगा। कोई अगर आपको बोलता है कि साइन थीटा बराबर 2 है, तो इसका मतलब या तो उसको कुछ भी नहीं आता, वो या आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी एक्स से ज्यादा नहीं होगी। कोई बोले कोस थीटा बराबर -3, तो ये भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोस की वैल्यू माइनस एक्स से कभी भी कम नहीं होगी। तो गौर फरमाने वाली बात यह है कि कोस 0 पर कोस का मान कितना है 1, जो कि कोस का अधिकतम मान है। कोस की अधिकतम वैल्यू जुड़ी, कोस की अधिकतम वैल्यू आई, तो ये 2ab का अधिकतम मान होगा, और 2ab का अधिकतम मान होगा तो परिणामी सदिश का परिमाण भी अधिकतम होगा। इसका मतलब इस अवस्था में जो दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। गौर फरमाइएगा, अगर मैं इस r वेक्टर की दिशा, r वेक्टर का मतलब क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर की दिशा निकालना चाहूं तो tan अल्फा का सूत्र क्या है, b sin थीटा, sin की वैल्यू कितनी आई 0 अपॉन a प्लस b cos थीटा, cos की वैल्यू 1 0 का a प्लस b अर्थात 0। tan अल्फा की वैल्यू 0 है, तो tan का मान शून्य कब होता है, कौन से कोण पर होता है, 0 डिग्री पर। इसका मतलब अल्फा क्या था, r वेक्टर और a वेक्टर के मध्य का कोण, अर्थात जब a वेक्टर और b वेक्टर की दिशा समान है तो इनके योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण इन दोनों के परिमाणों के योग के बराबर होगा। साथ ही साथ प्राप्त होने वाले सदिश की दिशा इन्हीं सदिश की दिशा में होगी। तो ये तो मैंने दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण और दिशा निकाला गणितीय विधि द्वारा। इसी चीज को मैं ग्राफीय विधि द्वारा निकालता हूं, लेकिन कंडीशन है जब a वेक्टर और b वेक्टर की दिशा समान हो। तो ग्राफीय विधि द्वारा अगर अपन को इन दोनों सदिशों को जोड़ना है तो ग्राफीय विधि क्या बोलेगी कि पहला सदिश खींचिए, ये आप लोगों ने कहा तो मैंने पहला सदिश खींचा, पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचिए, तो मैं पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश b वेक्टर इसी दिशा में, तो पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर मैंने ये दूसरा सदिश खींच दिया। तो भैया परिणामी सदिश क्या होगा, पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाला सदिश। तो मैं पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम की तरफ एक सदिश खींच दूंगा और यह सदिश जो भी नाम आप इसको दो वह इन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगा। तो अब अगर मेरे को इन दोनों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश r वेक्टर का परिमाण निकालना है, तो मैं जानता हूं r वेक्टर क्या है, ये तीर है, ये तीर r वेक्टर को प्रदर्शित करा है। तो तीर की लंबाई क्या बताएगी, सदिश के परिमाण को, तीर की लंबाई क्या बताएगी, सदिश के परिमाण को। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वह r वेक्टर के परिमाण को बताएगी, अर्थात किसको बताएगी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के परिमाण को। तो अगर मेरे को यहां से यहां तक की लंबाई निकालनी है तो मैं यहां से यहां तक की लंबाई क्या बोल सकता हूं, यहां से यहां तक की लंबाई प्लस यहां से यहां तक की लंबाई, मींस इस लंबाई में यहां से यहां तक की लंबाई जोड़ दूं, आ जाएगी। अब यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, a वेक्टर का परिमाण, यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, b वेक्टर का परिमाण। तो इस लंबाई में अगर मैंने ये लंबाई जोड़ दी तो इन दोनों का योग टोटल यहां से यहां तक की लंबाई आ जाएगी। तो जब a वेक्टर और b वेक्टर की दिशा समान है तो इनके योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण इन दोनों के परिमाणों के योग के बराबर आ गया और पता लगा r वेक्टर की दिशा इन्हीं दोनों सदिश की दिशा में आ गई, अर्थात अल्फा बराबर कितना हो गया, 0। तो ये एक विशेष स्थिति है जब a वेक्टर और b वेक्टर की दिशा बराबर समान हो। सेकेंड केस देखते हैं, जब a वेक्टर व b वेक्टर विपरीत दिशा में, जब a वेक्टर और b वेक्टर क्या हो, विपरीत दिशा में। a वेक्टर और b वेक्टर विपरीत में होने का मतलब अगर ये a वेक्टर है तो b वेक्टर इसके
विपरीत दिशा में। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर विपरीत दिशा में है तो भैया लोगों इनके मध्य का कोण क्या होगा, ये भी 180, ये भी 180, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 और sin 180 डिग्री का मान कितना होता है 0। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर cos 180 -1 कैसे हो गया, तो भैया लोगों किसी जमाने में पढ़ा था cos 90 प्लस थीटा क्या होता है -sin थीटा पढ़ा था। तो अगर मैं इस थीटा को 90 बोल दूं तो ये -sin 90 हो गया, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, sin 90 का मान कितना होता है -1। इसी तरह से sin 180 भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, दो सदिश a वेक्टर व b वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाले सदिश r वेक्टर का परिमाण क्या होगा, क्या होगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। cos 180 की वैल्यू कितनी है -1, तो प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा माइनस। तो भैया लोगों ये बना a² प्लस b² माइनस 2ab। क्या ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, हाँ है। क्या ये b माइनस a का होल स्क्वायर है, हाँ है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का परिमाण क्या आया √a माइनस b का होल स्क्वायर या √b माइनस a का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर कब बोलूंगा, जब a का मान b से बड़ा हो, और इसको कब बोलूंगा जब b का मान a से बड़ा हो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये तो a माइनस b का होल स्क्वायर तो आया, लेकिन ये b माइनस a का होल स्क्वायर कैसे हो गया। तो गौर फरमाइएगा, b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ही ब्रैकेट के अंदर क्या बचा a माइनस b, ये होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये अपने आप क्या बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। कुछ भी समझ में नहीं आया तो बोर्ड बुद्धि का कार्यक्रम 5 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 माइनस 5 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। वाजिब बात है। तो भैया लोगों a वेक्टर प्लस b वेक्टर का परिमाण क्या आएगा, या तो a माइनस b आएगा अगर a b से बड़ा है, या फिर क्या आएगा b माइनस a यदि b से a से बड़ा है। अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, मैं तो इन दोनों सदिश को जोड़ने गया था, अरे मैंने सदिशों को जोड़ा ही है, लेकिन इन दोनों की दिशा विपरीत थी, तो इनके योग से जो भी सदिश मेरे को प्राप्त होगा उसका परिमाण इन दोनों के परिमाण के अंतर के बराबर है। तो इसका मतलब सदिशों को जोड़ने गया, लेकिन परिणामी सदिश का परिमाण इन दोनों के परिमाण के अंतर के बराबर है। गौर फरमाना, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का परिमाण मापांक a वेक्टर माइनस b वेक्टर नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर का परिमाण निकाल रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ रहा है, a वेक्टर का परिमाण माइनस b वेक्टर का परिमाण। a वेक्टर माइनस b वेक्टर नहीं आ रहा, यूं भी अपन परिमाण ही निकाल रहे हैं। और गजब की बात क्या है, मैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर भी ज्ञात नहीं कर रहा। ये और ये जमीन आसमान का अंतर है, यहाँ परिमाण घट रहे हैं, यहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा भी घट रही है, अर्थात ये तो सदिशों का घटाना है और ये केवल परिमाण अर्थात अदिशों का घटाना है। तो अभी तक तो मैंने सदिशों के घटाने पर बात ही नहीं की भैया लोगों, मैंने तो केवल सदिशों को जोड़ने पर बात की है। लेकिन यही सदिश का खेल है, यही सदिश का गेम है कि सदिशों को जोड़ने जाते हैं और उनके परिमाण घट जाते हैं, क्योंकि सदिशों के दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाला सदिश उन दोनों के परिमाण पर ही निर्भर नहीं करता, उनकी दिशा पर भी निर्भर करता है। और सब दिशा का खेल है
कि जब दिशा सेम होती है तो परिणामी सदिश का परिमाण उनके परिमाणों के योग के बराबर आ जाता है, और जब दिशा विपरीत होती है तो उनके योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण उनके परिमाणों के अंतर के बराबर आ जाता है। ठीक है साहब। हाँ, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये तो हुई दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण। अब दिशा की बात करें तो tan अल्फा इक्वल टू क्या है, b sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a प्लस b cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू माइनस a, 0 बटा a माइनस b 0 ही होगा। tan की वैल्यू 0 है तो tan की वैल्यू 0 है तो अल्फा का मान 0 भी आ सकता है और अल्फा का मान 180 डिग्री भी आ सकता है। यहाँ अल्फा के दो मान संभव हैं, एक 0 तो तब आएगा जब a का परिमाण b से ज्यादा हो, और 180 कब आएगा जब b का परिमाण a से ज्यादा हो। तो इसका मतलब जब दो सदिशों की दिशा समान होगी तो उनके योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण उन दोनों के परिमाणों के अंतर के बराबर होगा। साथ ही साथ परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी, अगर a का मान b से ज्यादा है तो परिणामी सदिश a की तरफ होगा, अर्थात a से शून्य कोण बनाएगा, और अगर परिणाम b का परिमाण a से ज्यादा है तो परिणामी सदिश b की तरफ होगा, अर्थात b से तो शून्य कोण बनाएगा लेकिन a के साथ कोण कितना बनाएगा 180। ग्राफिक विधि में आपको थोड़ी बात ज्यादा क्लियर होगी, तो थोड़ा सा ग्राफिक विधि की बात कर लेते हैं। तो पहला केस देखते हैं, यदि a का परिमाण b के परिमाण से ज्यादा है तो मान लीजिए ये दो सदिश है, आपको इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने की ग्राफिक विधि क्या बोलेगी, पहला सदिश खींचिए, ये मैंने पहला सदिश खींच दिया। अब पहले सदिश के अंतिम बिंदु से दूसरा सदिश खींचिए, मैं जानबूझ के नीचे उतार लिया ताकि एक दूसरे पर ओवरलैपिंग नहीं हो। पहले सदिश के अंतिम बिंदु से दूसरा सदिश, और दूसरा सदिश किधर जा रहा है इधर, लेकिन चूंकि दूसरा सदिश छोटा है तो ये रास्ते में ही फिनिश हो जाएगा। तो अब परिणामी सदिश क्या होगा, पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश, पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश, इन दोनों सदिश के योग को प्रदर्शित करेगा। तो अब अगर मैं इस परिणामी सदिश r वेक्टर का परिमाण निकालना चाहूं तो इस r वेक्टर का परिमाण क्या आएगा, इस r वेक्टर का परिमाण इस तीर की लंबाई आएगी। इस तीर की लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूं, इस पूरी लंबाई में से इस वाली लंबाई को उड़ा दूं। अगर मैं इस पूरी लंबाई में से इस लंबाई को उड़ा दूंगा तो बाकी बचेगी यही बचेगी। इस पूरी लंबाई में से ये लंबाई उड़ा दूंगा तो बाकी यही बचेगी। ये पूरी लंबाई कितनी है, a वेक्टर का परिमाण, ये लंबाई कितनी है, b वेक्टर का परिमाण। तो इस पूरी लंबाई में से इस लंबाई को उड़ा दूं, उड़ाने का मतलब घटा दूं, तो बाकी यही लंबाई बचेगी। तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, a माइनस b, अर्थात a वेक्टर का परिमाण r वेक्टर का परिमाण क्या हुआ, a वेक्टर का परिमाण माइनस b वेक्टर का परिमाण। गौर फरमाइएगा, अभी r वेक्टर की दिशा किधर की तरफ जा रही है, a वेक्टर की तरफ, तो यह a वेक्टर के साथ कितना कोण बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। अब इसी के अंदर अपन सेकंड केस देखें, यदि b का परिमाण a से ज्यादा होता तो मान लीजिए ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। अब आपको बोला गया a वेक्टर और b वेक्टर को जोड़िए, तो अपन क्या करेंगे, वही काम करेंगे, पहला सदिश खींचेंगे, पहला सदिश आपने खींच दिया। अब पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर क्या करेंगे, दूसरा सदिश, ये पहले सदिश का अंतिम बिंदु, इस पर दूसरा सदिश तो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो और ये इससे बड़ा है तो इसको क्रॉस कर जाएगा। तो पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींच दिया, तो परिणामी सदिश क्या होगा, पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश इन दोनों सदिश के योग को प्रदर्शित करेगा। तो अब अगर मैं इस परिणामी सदिश r वेक्टर का परिमाण निकालना चाहूं, बोले तो इस तीर की लंबाई निकालना चाहूं,
तो इस तीर की लंबाई क्या आएगी, इस पूरी लंबाई में से अगर मैं ये वाली लंबाई घटा दूं तो बाकी ये बचेगी, तो ये तीर की लंबाई क्या होगी, इस पूरी लंबाई जो कि बी वेक्टर का परिमाण है उसमें से इस लंबाई को घटा दो जो कि ए वेक्टर का परिमाण है, तो मेरे को इस तीर की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो आर बराबर कितना आ गया, बी माइनस है। और गजब की बात क्या है कि आर वेक्टर की जो डायरेक्शन आ रही है वो ए वेक्टर के विपरीत दिशा में आ रही है, अर्थात ए वेक्टर के साथ कितना कोण बना रहा है, 180 डिग्री। ए वेक्टर के साथ कितना कोण बना है भैया, 180 डिग्री। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है, जब दोनों सदिशों की दिशा समान होगी तो प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण इन दोनों के परिमाणों के योग के बराबर होगा। दिशा विपरीत होगी तो इनके परिमाणों के अंतर के बराबर होगा। अब तीसरा एक और स्पेशल केस देख लेते हैं। ये तीन केस बहुत ज्यादा काम आते हैं। बाकी थीटा का मान तो 0 से 180 तक हो सकता है, तो मैं थीटा के केवल चुनिंदा भाग ले रहा हूं, 0 डिग्री, 180 डिग्री। और अब बात करते हैं 90 डिग्री कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो थर्ड केस, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होने का मतलब थीटा कितना होता है, 90, cos थीटा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, sin थीटा, sin 90 का मान कितना होता है भैया, 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। तो गौर फरमाइएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा का मान कितना रहा है, 0, 0 को 2ab से गुणा करूंगा 0, और 0 को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरह से tan अल्फा बराबर क्या होगा, b sin थीटा। sin थीटा का मान कितना है, अरे मर्डर कर दिया मैंने, a अपॉन a प्लस b cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो tan अल्फा बराबर कितना आ गया, b अपॉन a। तो इसका मतलब जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो इनके योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण पहले के परिमाण का वर्ग प्लस दूसरे के परिमाण का वर्ग अंडर। और अगर r वेक्टर a वेक्टर के साथ थीटा अल्फा कोण बनाता है तो tan अल्फा बराबर b अपॉन a। इसको हम ग्राफिक विधि से भी निकाल सकते हैं। ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो आपको इन दोनों को जोड़ना है और परिणामी सदिश बताना है। तो अपन क्या करेंगे, पहला सदिश खींचा, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचा, तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश इन दोनों के योग को प्रदर्शित करेगा। तो अब अगर मेरे को इस आर वेक्टर का परिमाण निकालना, अरे ये तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो आर वेक्टर का परिमाण निकालना है तो इस तीर की लंबाई निकालनी पड़ेगी। बोले तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो बचपन में पढ़ा था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्योंकि इस तीर की लंबाई आर वेक्टर के परिमाण को बताएगी, इस तीर की लंबाई ए वेक्टर के परिमाण को बताएगी, इस तीर की लंबाई बी वेक्टर के परिमाण को बताएगी। तो r बराबर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माना r वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है तो ये कितना आ गया, b अपॉन a। मैं एक बात बताना भूल गया, मेरे को एकदम याद आ गया, क्या, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोस का मान कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर +1 तक। तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। तो भैया लोगों, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे तो कोस का मान -1 आया, जो कि कोस का न्यूनतम मान है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण का सूत्र क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और कोस की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई, जो कि कोस का न्यूनतम मान है। कोस का न्यूनतम मान है तो ये 2ab का भी न्यूनतम मान, अर्थात ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में न्यूनतम राशि जुड़ेगी। इसका मतलब ये
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मापांक आएगा वो क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। अर्थात अगर जब दोनों की दिशा विपरीत होगी तो प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण न्यूनतम होगा, चाहे a माइनस बी चाहे a प्लस बी। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि अगर मैं a वेक्टर और b वेक्टर का योग करूं और परिणामी सदिश का मान निकालूं तो इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस बी। और ये कब आएगी, जब दोनों की दिशा समान अर्थात थीटा 0, और इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी आएगी, a माइनस बी, जब दोनों की दिशा विपरीत हो। तो मॉडुलस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान कहां से कहां तक होगा, a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक होगा। ये कब होगा, जब दिशा विपरीत अर्थात थीटा 180 डिग्री, और ये कब होगा, जब दिशा समान अर्थात थीटा 0 डिग्री। तो अगर थीटा का मान 0 से ज्यादा और 180 से कम है तो इसकी वैल्यू a प्लस बी से तो कम आएगी और a माइनस बी से ज्यादा आएगी। यूं समझिए a का मान अगर 10 और b का मान अगर 5 माने तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान a वेक्टर प्लस b वेक्टर का परिमाण 10 माइनस 5 से लेकर 10 प्लस 5 तक, अर्थात 5 से लेकर कितना आ सकता है, 15 तक। अर्थात अगर मैं a वेक्टर और b वेक्टर को जोड़ता हूं तो इसकी वैल्यू 5 से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 तक आ सकती है। 15 से ज्यादा नहीं आएगी और 5 से कम नहीं आएगी। आप खुद ही देख लो, जब एक दूसरे के लंबवत है, थीटा 90 है तो कितनी आएगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आया, 125, अंडर रूट 125 बोलो तो 11 पॉइंट समथिंग। तो जैसे जैसे थीटा का मान 0 से बढ़ाते जाएंगे और 180 की तरफ करते जाएंगे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान घटता जाएगा। जब दिशा समान होगा तो 15, और अगर मैं b वेक्टर को घुमाता जाऊं और बिल्कुल विपरीत कर दूंगा तो 15 से घटते घटते मान कितना जाएगा, 5। तो दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण उन दोनों सदिशों के परिमाण पर तो निर्भर करता है, साथ साथ उनकी दिशा पर भी निर्भर करता है। तो ये 3 स्पेशल केसेस हैं जो आगे बहुत काम आएंगे, जब दिशा समान हो, जब दिशा विपरीत हो और जब लंबवत हो। ठीक है, अब अपन कुछ और विशेष स्थितियां देख लेते हैं। एक और चीज देख लेते हैं अपन। अभी तक तो अपन ने केवल थीटा थीटा का गेम देखा कि कोण अगर बदलता है तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का परिमाण और दिशा कैसे बदलेंगे। अब अपन एक और विशेष स्थिति देखते हैं कि जिन दो सदिश को मैं जोड़ रहा हूं उन दोनों सदिश का परिमाण समान है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों सदिश समान है, मैं बोल रहा हूं केवल परिमाण समान है, अर्थात उनकी दिशाएं अलग अलग हो सकती है। तो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, दोनों की दिशाएं तो अलग अलग है लेकिन दोनों का परिमाण समान है। तो a वेक्टर और b वेक्टर के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण का क्या सूत्र है भैया, क्या सूत्र है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो भैया जब b का मान a के बराबर है तो b की जगह a लिख दूं, तो ये a स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई बाय a cos थीटा। तो r इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा हो गया। 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉमन आके अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना रह जाएगा, अंडर रूट 2 a स्क्वायर का अंडर रूट a रह जाएगा और अंदर क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos थीटा। इस 1 प्लस cos थीटा को थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ा दें तो अपन लोगों ने कोण आधा करने के सूत्र देखे थे। मैं याद दिला दूं,
साइन 2 थीटा, कोण 2 थीटा है। अगर साइन का कोण आधा करना है तो सूत्र है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और कोस 2 थीटा में कोण आधा करने के 3 सूत्र है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और एक कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां कोण 2 थीटा था तो इधर कोण कितना है थीटा, यहां कोण थीटा है और मेरे को कोण आधा करना है तो मैं 3 सूत्र लगा सकता हूं। तो मैंने ये वाला सूत्र लगाया 2 cos स्क्वायर, गौर फरमाइए यहां कोण 2 थीटा था तो 2 थीटा का आधा कितना हुआ थीटा, यहां कोण थीटा ये तो इसका आधा कितना होगा थीटा बाई 2 माइनस 1। तो यहां मान भर दिया जाए तो r इक्वल टू कितना हो गया √2a 1 प्लस cos थीटा, तो cos थीटा की जगह क्या लिख दिया जाए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भैया 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू कितना हो गया √2a √2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2a और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा बाय 2। तो ये हुआ जब दोनों सदिशों का परिमाण समान है तो प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण आप फटाफट निकाल सकते हो 2a cos थीटा बाय 2। दिशा निकाले, ये a वेक्टर है ये b वेक्टर, ये परिणामी सदिश आ जाएगा। इस परिणामी सदिश की दिशा भी निकालते हैं कि ये परिणामी सदिश की दिशा क्या होगी, तो tan अल्फा का सूत्र क्या है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अरे b का मान कितना है a, b का मान भी कितना है a, क्योंकि मैं केस ले रहा हूं जिन दो सदिश को जोड़ रहा हूं उनका परिमाण समान है तो यहां से a कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आते यहां क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, a कॉमन a से क्या हो गया कैंसिल, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या बना sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू sin थीटा, एंगल हाफ करने का सूत्र यहां है, यहां एंगल 2 थीटा था तो इधर एंगल कितना है थीटा, लेकिन यहां एंगल थीटा है तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। बहुत से बच्चे बेहोश हो रहे होंगे या सर यहाँ तो 2 थीटा था यहाँ तो थीटा था फिर आप कैसे लगा रहे हो, तो ले भैया इस थीटा को मैं थीटा इंटू थीटा बाय 2 नहीं लिख सकता क्या, 2 इंटू थीटा बाय 2 नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हो ना। तो बस यहाँ थीटा की जगह कितना है थीटा बाय 2, तो इन सूत्रों में जितनी भी थीटा है वहां क्या आ जाएगा थीटा बाय 2। अब तो समझ में आया होगा, इस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 थीटा बाय 2, तो क्या आ गया cos 2 थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह वहां कितना है थीटा बाय 2, तो इन सूत्रों में सब जगह मैं थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं थीटा बाय 2। ये 1 से 1 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, एक कोस से एक कोस खत्म, sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, अरे ये तो tan थीटा बाय 2 हो गया, तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय 2, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू थीटा बाय 2। इसका मतलब जब दोनों सदिशों का परिमाण समान है तो इनके योग से प्राप्त होने वाला सदिश इन दोनों के कोण को समद्विभाजित करेगा। अरे ये टोटल एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा बाय 2, तो ये एंगल भी थीटा बाय 2। तो जब दोनों सदिश का परिमाण समान है तो डेफिनेटली परिणामी सदिश इनके बिल्कुल बीच में होकर जाएगा, अर्थात ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो चलिए आज इतना सही पढ़ते हैं, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे।